मैं सर आपका विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं संदीप जोशी जी, जो राजस्थान से हैं, और आप एक इनोवेटिव टीचर के रूप में आपकी एक पहचान बनी है। आपके बहुत सारे कामों को आप राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया है। इस विषय के लिए मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत आज बहुत के धन्यवाद। कार्यक्रम को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक रंजन जी। तो अभिषेक रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्ते जी, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक जी का परिचय करके देता हूं और उसके बाद आज के कार्यक्रम को विधिवत आप शुरू करेंगे स्पीकर्स के इंट्रोडक्शन के साथ। Abhishek Ranjan ji is a software developmental, sorry, he is a developmental sector professional having 8 years experience in primary education sector. Abhishek was a Gandhi Fellow and has worked with government primary schools on principal leadership, teachers motivation and system transformation related project in Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh. Right now, Abhishek ji is associated with Aspirational District Program of नीति आयोग। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना करेंगे और उसके बाद आदरणीय अभिषेक जी इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करेंगे। मैं सुधाकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मां सरस्वती की वंदना को शुरू करें। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। सुधाकर जी रिसर्च टीम के फेलो हैं और हायर एजुकेशन की सारी वेबिनार्स को आप ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं विद्या भारती की ओर से आदरणीय अभिषेक रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और इस कार्यक्रम में शामिल सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको विशेष तौर से नमस्कार। आपने व्यस्ततम समय में स्पेशली मंडे को सोमवार के दिन आपने समय निकाला, इसके लिए आप सबका आभार। आज की चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति को न केवल डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी प्रभावित करने वाले लोगों में से एक हैं। आदरणीय कृष्ण मोहन त्रिपाठी सर हैं हमारे साथ,
सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी दो विशेष परिचय जो है मैं देना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा में, खास करके स्कूली शिक्षा में, आप एक जाना माना नाम है, जिन्होंने हर स्तर पे, चाहे सीमेट से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीपा तक में भी आपका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। और बतौर निदेशक आपके कंट्रीब्यूशन को तो पूरा राज्य याद करता है। बाकी विस्तार से परिचय अनुराग जी ने दिया है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी एक ऐसे शिक्षक के तौर पे मैं उनको हमेशा याद करता हूं, जो एक एक रोल मॉडल की तरह न केवल अपने स्कूल को एक आदर्श प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है आपने, बल्कि बताया है कि कैसे अगर करने की कोशिश करे कोई शिक्षक तो चीजें बदल सकती है। और जालौर के विद्यालय को एक तरह से मंदिर, आदर्श मंदिर में तब्दील करने वाले संदीप जी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य भी है। और कितने गौरव की बात है कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को इतने बड़े संस्था का सदस्य नामित करके एक इंटेंशन भी बताता है सरकार का कि हम किस तरीके से बदलाव चाहते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप दोनों का। और मैं ज्यादा भूमिका न बांधते हुए, क्योंकि हम दोनों वक्ताओं को सुनना चाहते हैं, मैं आज की बातचीत की शुरुआत आदरणीय कृष्णमोहन त्रिपाठी सर से करना चाहूंगा कि सर, ये जो आज का विषय है स्कूल कॉम्प्लेक्स, इस विषय पे एक ओपनिंग रिमार्क के जरिए आप बातचीत की शुरुआत करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि क्या सोचकर स्कूल कॉम्प्लेक्स के विषय को लाया गया था, क्या इसके पीछे की रणनीति है और कैसे ये शिक्षा क्षेत्र में बदलाव को लाएगा। आदरणीय त्रिपाठी सर। सर आपकी माइक म्यूट है। सभी बंधुओं और भगिनियों को मेरा नमस्कार। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अहम बदलाव के रूप में हमारे सम्मुख है। वस्तुतः ये जो विद्यालय संकुल या स्कूल कॉम्प्लेक्स की योजना कोठारी कमीशन 1964-66 में रिकमेंडेशन के तौर पे किया गया था और उस समय इसको लागू करने में मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कोताही बरती गई है और ये योजना लागू नहीं हो सकी, प्रभावी नहीं हो सकी। एक गवर्नेंस मॉडल हम बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल देखते हैं। हम देखते हैं कि विद्यालयों के बहुत ऐसे 28% विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल जो जिनमें छात्र संख्या 30 से कम, ऐसे 14% उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं अपर प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें और भी संख्या कम है, 14 बच्चे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अध्यापक, विषयवार अध्यापकों की तैनाती, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, इन सब का प्रभावी ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक नया गवर्नेंस मॉडल, एक नया सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया गया। वस्तुतः जहां आसपास की एक पेरिफेरी में लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पब्लिक स्कूल हो अर्थात जो सरकारी स्कूल हो, उसके प्रिंसिपल्स की लीडरशिप में आसपास के प्राइमरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को एक साथ करके और एक यह प्रयास किया जाने की व्यवस्था है जिससे कि वहां सारी पठन पाठन की गतिविधियां प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में, आरटी एक्ट में हम लोगों ने 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित किया है और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अपर प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह की व्यवस्था को एक लीडरशिप रोल, सपोर्टिव सिस्टम के रूप में
एक नोडल पॉइंट बनाया गया है। इसको बहुत संक्षेप में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पॉलिसी इज टू रेंडर स्कूल गवर्नेंस मोर लोकल, effective, efficient, while facilitating the sharing of resources to school complexes. वहाँ पर एक सारे संसाधन उपलब्ध हो, लाइब्रेरी उपलब्ध हो, एक्सपर्ट टीचर उपलब्ध हो, सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट while the teachers are teaching in the classrooms, वो प्रोवाइड करने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। यह बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसके जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दूसरे जो लोग हैं वे इसके साथ संबद्ध रहेंगे एंड दे विल आल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट एंड सप्लाई थ्रू द स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो school complex as a minimum viable unit of school governance. What is a school complex? Cluster of 30 public schools roundabout, from foundational to secondary stage within a contiguous geography, comprises one secondary school and all neighborhood public schools. तो इस तरह से ये एक बहुत इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी। यहाँ ये they will also be the leaders of the school complex will be provided certain powers also. They will supply the teachers in respective schools. For instance, music teacher, for instance, physical education teacher, and so on. Enable sharing of learning resources, laboratories, libraries, sports equipment, trains, etc., etc. Enable sharing of subject teachers, sport, music, art teachers, counselors, and social workers. So, it's a very effective model of school governance as well as providing academic support to teachers. When they are teaching in the schools, they will remove the difficulties of the learners and the teachers also. उनको हर तरह की साधन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से create a community of teachers to work together, support each other. यानी जो अधिगम होगा, जो सीखने की वृत्ति होगी, वो आपस में टीचर एक दूसरे की इससे चर्चा करके सीख सकेंगे। Create a coherent set of educational institutions in each geography. School management committees, school complex management committees to take ownership. जिम्मेदारी भी होगी। यानी ये एक तरह का नया गवर्नेंस मॉडल और ये कुछ हद तक ये जो हमारा एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी सिस्टम है इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा और जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर्स हैं दे विल आल्सो कम टू द स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल। तो इस तरह से एक ये बहुत ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें बच्चों के अधिगम पर जोर देना होगा, जहां पर हम हर बच्चे पर ध्यान दे सके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान दे सकेंगे और हम ये ध्यान दे सकेंगे कि किस बच्चे में कौन सी अंतर्निहित क्षमताएं हैं जिनको हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द इनेट पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, उसको पहचान करना और उसको आगे बढ़ाना। We all know that every child is unique in the potential. उसमें पता नहीं किस तरह की नैसर्गिक क्षमता उसमें अंतर्निहित है जिसको हमें पहचान कर आगे बढ़ाना। तो इस तरह से ये एक बहुत प्रभावी मॉडल है। अगर बहुत संक्षेप में हम कहना चाहें तो हम एक अच्छा स्कूल का निर्माण करेंगे
ट्रांजिशन की व्यवस्था करेंगे। बच्चे जो दिस विल आल्सो कंट्रोल द ड्रॉप आउट लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इन वेरियस लेवल्स। तो अब और अच्छा सुंदर स्कूल बनाएंगे, हम आकर्षक स्कूल बनाएंगे। मेरी ये मान्यता है कि the transition of a child from the family to the school is very significant. वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का विद्यालय जब घर से विद्यालय में आता है तो उसका जो ट्रांजिशन है, उसकी जो वेलकमिंग है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो पहचान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और विद्यालय में उसके आगे बढ़ने, उसकी नैसर्गिक क्षमता की पहचान करने, उसे आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि हर बच्चे में एक विशिष्ट प्रतिभा है, यूनिकनेस है, और उसको पहचानने के लिए ये नया गवर्नेंस मॉडल बहुत जो लीडरशिप रोल होगी, लीडरशिप रोल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स and the head teachers will also be provided through school complexes. ये एक विचार है, ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कोठारी कमीशन में बहुत विस्तृत विवेचना है और अपेक्षा की गई थी कुछ समय लागू हुआ होता, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर काम नहीं हो पाया। तो अब हम ऐसा स्कूल का निर्माण करेंगे जिसमें रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट एज एन इंडिविजुअल, और ये ध्यान में रखना होगा कि इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और ये स्कूल गवर्नेंस के इस नए मॉडल से, इस मॉडल से जरूर होगा। अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, बच्चे को समझना, और समझने के लिए जो सारे ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रधानाचार्य होगा वह गवर्नेंस लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा। वह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वहां पठन पाठन की गतिविधियों का मूल्यांकन करे और उसको आगे अध्यापकों की उत्पन्न कठिनाइयों को का समाधान करे। तो इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट्स, अभिभावकों का भी की पहचान और उनकी सहायता लेना, इस पर भी ये मदद करेगा। अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से इसकी विवेचना करें तो the aim of school complex will be to build vibrant communities of teachers, school leaders and other supporting staff. Better integrate education across all schools, from early childhood to grade 12, as well as vocational and adult education. Share key material resources such as libraries, जिसकी मैंने विस्तार से भी आपसे चर्चा की। School evaluation system or teachers performance appraisal will be done by the school complex. So all the experts, existing experts and other subject experts will also provide guidance, support to the teachers and remove the difficulties of learning to hazardous. They will be removed by the experts. So all the counselors will also be made available at the level of school complex. So this is all the system of the school complex, और इसको बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने का जरूरत है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये it is for the whole nation, for all the states. I would like to read the provision. The four distinct rules of governance and regulation, namely policy making, A, B, the provision and operation of education, ensuring professional and quality standards in the education system, and academic work will be conducted by the separate independent bodies in order to avoid the conflict of interest and concentration of power, and to ensure due quantity
तरह से ये जो बहुत सारे राज्यों में ये देखा गया है कि एक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक जो अधिकार है एक जगह दे दिए जाते हैं जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है और उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसको रिमूव करने के लिए अपने अपने राज्यों में विचार करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही प्रभावी रिकमेंडेशन है इस पॉलिसी की। हमें ध्यान में रखना होगा कि हम एक अच्छे चरित्र निर्माण के का विकास करना है। हमें जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक और संवेदनात्मक विकास करना होगा। इमोशनल डेवलपमेंट, आई एम फोकसिंग ऑन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे बहुत क्रोधी देखे जाते हैं, कभी कभी विकसित होते हैं तो बाद में बड़े संहारक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सोसाइटल टेम्परामेंट हो जाता है। इन चीजों को रिवाइव करने के लिए बैलेंस्ड इमोशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या जैसे इन ऐसे विचारों का संतुलित विकास करने की आवश्यकता है। इस पर हमारे गुरुजनों को और विशेष करके स्कूल कॉम्प्लेक्स के लीडरशिप रोल में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिससे ऐसे नैतिक चरित्र के व्यक्तियों का विकास, बच्चों का विकास हो जो भावी पीढ़ी को आगे ले जा सके। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं, इसलिए अच्छे इंसान का निर्माण, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण, अच्छे नागरिकों का निर्माण जो अपने देश में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्यों के पालन में सक्षम बन सके, ऐसे भक्त चरित्र के लोगों का निर्माण करना है। और इसके लिए हमें अपने पिछले इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, प्राचीन दार्शनिक पृष्ठभूमि को अवलोकन करना होगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार सर। काफी इस विषय को लेकर अभी जितने भी सवाल, जैसे सुधाकर जी ने भी बोला कि जो भी सवाल आपके मन में हो आप जरूर हमें भेजें ताकि हम और जान सके। त्रिपाठी सर ने जो 2-3 प्रमुख चीजों की तरफ इशारा किया कि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारे देश में क्या है कि अगल बगल के स्कूल भी अपने रिसोर्स का शेयरिंग नहीं हो पाता। मैंने तो अपने स्कूलों के साथ काम करते हुए देखा है कि कई बार एक ही अगल बगल के 2 स्कूलों के बीच में उतना ज्यादा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। एक ही कैंपस में 3 स्कूल है और तीनों के अलग अलग झंडे फहराए जा रहे हैं, ऐसे भी चीजें देखने को मिली थी। तो एक तो सोशल इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन, और साथ ही साथ में एक मैत्री वाले भाव के साथ। और एक ऐसा है कि जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल जो है अपने प्राइमरी और अपर प्राइमरी के स्कूलों की एक ऑनरशिप ले रहे हैं, वहां के हेड सारी चीजों व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इस तरह की चीजें इस विषय में आया है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स के विषय को जिनको हम अभी सुनने वाले हैं, संदीप जोशी जी, आप वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल है जालौर राजस्थान में, आप वहां पे कार्यरत हैं। और इसके पहले कि इनको हम स्कूल कॉम्प्लेक्स के विषय पे बुलाएं, आपने जो इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के मॉडल में एक बातें कही गई है कि हम इसमें केवल सरकारी लोगों का ही इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि समाज का भी इंटीग्रेशन होगा। समाज, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, समाज के बाकी के हिस्से, उनको भी कहीं ना कहीं इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के चीजों में ऐड करने की कोशिश की गई है, उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो केवल सरकारी रिसोर्सेस नहीं इस्तेमाल होंगे, सब लोग मिलकर नहीं काम करेंगे, बल्कि समाज भी इसका एक हिस्सा बनेगा। संदीप जी, स्कूल कॉम्प्लेक्स के विषय को एक शिक्षक के नाते और शिक्षकों के बीच में लगातार काम करने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं, और हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनको उनका मार्गदर्शन। जी नमस्ते अभिषेक जी, बहुत आभार आपका। विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान का भी हार्दिक आभार। विद्यालय शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। आवाज साफ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है जी। स्कूल कॉम्प्लेक्स एक शिक्षक के रूप में कैसे देखता हूं मैं, तो मुझे याद आया अभी सुनते सुनते ही, आज एक विशेष शिक्षक का स्मृति दिवस भी है।
आदरणीय यशवंतराव जी केलकर, आज 7 दिसंबर के दिन ही उनकी पुण्यतिथि भी है, और उनका एक कोटेशन स्कूल कॉम्प्लेक्स पे एकदम सटीक बैठता है। वे कहा करते थे, हम सभी अपूर्णांक हैं और मिलकर पूर्णांक बनते हैं। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स भी कुछ कुछ ऐसा ही है। सारी स्कूलें अपने आप में अपूर्णांक हैं, और जब मिलेगी तो एक प्रकार से पूर्णांक को प्राप्त करेगी। तो यशवंतराव जी की बात इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के अवसर पर मुझे एकदम याद आई। एक कहानी भी हम सबने सुनी है बचपन में, बहुत छोटे संक्षेप में उसको पेश करना चाहूंगा। एक कोई व्यक्ति अंधा था, एक व्यक्ति पैरों से दिव्यांग था, विकलांग था। किसी गांव में आग लग गई, उन दोनों को निकलना था। तो जो अंधा था मगर पैर मजबूत थे, वो लगना व्यक्ति उसके ऊपर बैठ गया और एक दूसरे को मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ चले। तो जैसा त्रिपाठी जी ने प्रारंभ में कहा था, हमारे देश में लगभग 28% प्राथमिक स्कूल ऐसी है जहां पर नामांकन 30 से कम है, और लगभग 14% स्कूल ऐसी भी है उच्च प्राथमिक स्तर की 8वीं तक की, जहां पर नामांकन 25-30 का ही है। 8वीं तक स्कूल है और हर कक्षा के अंदर 5 बच्चे भी नहीं है। ऐसा ही एक पक्ष ये भी है कि देश के लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर एकल शिक्षक है, बच्चे बहुत सारे हैं मगर शिक्षक एक ही है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स ऐसी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1964 में विचार किया गया होगा, और ठीक प्रकार से आगे बढ़े, संस्थानों का भी उपयोग हो, और साथ साथ जो मुख्य विषय है शिक्षक की प्रतिभा, उसका भी उपयोग हो। तो धरातल के ऊपर जो अगर हम इसका विचार करते हैं तो हमारे राजस्थान में पिछली सरकार ने एक ऐसा प्रयोग किया था, पीईओ व्यवस्था के आधार पर हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक अधिकारी बिठाया और ग्राम पंचायत लेवल पर जितने स्कूल है उनको मिला दिया गया है। राजस्थान में चल रहा है ये। इसको विद्युत स्कूल कॉम्प्लेक्स माना जाए नहीं माना जाए एक विषय हो सकता है, मगर अभी हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल चल रहा है वह एक व्यवस्था है। एक ग्राम पंचायत लेवल की सारी स्कूलें आपस में जुड़ी हुई है, उनके ऊपर एक ही अधिकारी है पीईओ नाम से। उस ग्राम पंचायत में 5, 7, 10 जितने भी स्कूल है उनके सारे स्टाफ की सर्विस बुक एक जगह पर है। उसमें हमको लाभ ये होता है, मान लो एक आध किसी स्कूल में गणित के कोई शिक्षक है, वो महीने भर के लिए मेडिकल पे चले गए, या विज्ञान के एक शिक्षक की कहीं पोस्ट खाली है, तो उसी पीईओ लेवल से हम बुला लेते हैं, या हमको कोई जाना हम कहीं चले जाते हैं, आपस में एडजस्टमेंट। तो बहुत बड़े लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और पीईओ जो अधिकारी है वो अपने लेवल पर ये शिक्षकों का समायोजन तो अभी हम कर रहे हैं, ये चल रहा है। पर नई शिक्षा नीति में जो बात की गई है बहुत उपयोगी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि वे विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करती है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने या गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से हमारा आज से बालक के मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा का विकास करना है, तो उसके लिए जितने संसाधन चाहिए होंगे वो सारे संसाधन हर स्कूल तक पहुंच पाए संभव नहीं है। हर स्कूल में 25-30 हजार पुस्तकों की लाइब्रेरी हो संभव नहीं है, किंतु हर पीईओ लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर या स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पर यह संभव है। इसी दौरान चर्चा करते हुए मुझे एक अच्छा उदाहरण और याद आया। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गुरुकुल है, आचार्य हेमचंद्राचार्य स्कूल, निजी स्कूल है, गुरुकुल है। उसकी खास बात यह है कि 50 बच्चों पर 150 अध्यापक हैं। तो मैं जब देखने गया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 50 बच्चे हैं और 150 अध्यापक हैं, तो पूरे करते क्या होंगे? मगर वो 150 अध्यापक रोज नहीं आ रहे हैं। होता क्या, संगीत के भी 25 अध्यापक उनके पास, तबले का अलग है, हारमोनियम का अलग है, गिटार का अलग है, वीणा का अलग है, टाइम टेबल सेट किया हुआ है। तो शिक्षक तो एक ही है, किंतु वो सप्ताह में 1 या 2 पीरियड लेने वहां आते हैं। ऐसे खेलों के भी खेल का एक शिक्षक नहीं होकर के हर खेल के एक्सपर्ट उनके पास अलग अलग है। इस सरकारी लेवल पर हम ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हो सकता है किसी एक स्कूल के अंदर कबड्डी का अच्छा शिक्षक जानकार है, फिजिकल टीचर, किसी दूसरे स्कूल में फुटबॉल का अच्छा जानकार शिक्षक है, किसी तीसरी स्कूल के अंदर बास्केटबॉल का अच्छा शिक्षक जानकार है, कहीं पर अच्छा गीत सिखाने वाला है, कहीं पर अच्छा तबला सिखाने वाला है। स्कूल कॉम्प्लेक्स बनते ये सारी जो प्रतिभा है ये आपस में मिल जाएगी, तो सभी को एक दूसरे का लाभ मिलेगा। अध्ययन की दृष्टि से भी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से भी, जिनको नई शिक्षा नीति में सहगामी क्रिया माना ही नहीं गया, उनको कहा गया शिक्षा क्रिया ही है, सहगामी जैसा नहीं। ये वास्तव में खेलकूद या संगीत या कला ये सारा शिक्षा का ही भाग है, ये अतिरिक्त भाग नहीं है। तो वो एक जोड़ लिया तो एक अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो विषय आधारित शिक्षण में भी, कला आधारित शिक्षण में भी, और खेलकूद में भी, प्रयोगशालाओं में भी, और ये पुस्तकालय में भी, हर प्रकार से ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है यह बड़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है। बात वही है जो अम्बेडकर जी ने संविधान के बारे में कहा, संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी इसको क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं। धरातल स्तर पर इसका स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होता है तो ये बड़ा जबरदस्त निकलेगा। और जैसा आपने कहा कि सोशल इंटीग्रेशन भी होगा, केवल संसाधनों का इंटीग्रेशन नहीं है, सामाजिकता में बढ़ेगी। अभी वास्तव में स्थिति ये, एक गांव में चलने वाले 4 स्कूल आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं, उनका नामांकन अधिक क्यों है, हमारा नामांकन कम क्यों है। कई बार अच्छी स्कूलों जो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है, किसी एक स्कूल में अच्छा टीचर है उसको तोड़ने की कोशिश भी होती है, अच्छी सैलरी देंगे, अपने यहाँ ले आएंगे। तो ये जो द्वंद है आपस का, एक प्रकार नेगेटिव कंपटीशन हो, अच्छा हो, दिक्कत नहीं है, प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
तो वो भी इससे कम हो जाएगी। आपस में जब आप कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एक स्कूल पंचायत लेवल पर या किसी एक लेवल पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेडियस पर, तो एक बड़ा परिवार बन जाएगा। तो जो संयुक्त परिवार में जितने लाभ होते हैं वही सारे लाभ इस स्कूल कॉम्प्लेक्स से भी होंगे, क्योंकि विद्यालयों का भी एक संयुक्त परिवार बन जाएगा। और जैसे संयुक्त परिवार बनेगा तो उसकी जो सारी उपलब्धियां हैं वे भी संयुक्त होगी। बच्चों को भी काम करने का, आपस में एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। नई नई स्कूलों के विद्यार्थी जब भी वो जाएंगे, मान लो पुस्तकालय के बहाने या प्रयोगशाला के प्रयोग सीखने के बहाने, तब भी उनको वहां के शिक्षकों के सानिध्य में आने को मिलेगा। नए शिक्षक क्या सोचते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, नए विद्यार्थी उनकी रुचि के विषय क्या है। तो व्यक्ति जितने अधिक लोगों से मिलता है उतना ही उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो बालक के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। इसमें एक दो बातें हालांकि धरातल स्तर पर जो समस्या आ सकती है वो हो सकता है हमको बाद में लगे कि ये बहुत ठीक नहीं है, मगर अभी जो लग रहा है मोटे मोटे तौर पर ये स्कूल कॉम्प्लेक्स ठीक प्रकार चला गया तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास सिद्ध होगा और बहुत बड़ी उपलब्धियां, जिसको हम कहते हैं शिक्षा वास्तव में जो कल्पना की गई थी प्राचीन काल से लेकर अब तक भी शिक्षा ऐसी ऐसी होनी चाहिए, वे सारी व्यवस्थाएं इस नई शिक्षा नीति के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन के माध्यम से हम कर सकते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी में शब्द लिया गया है संकुल। ये संकुल वाली व्यवस्था पहले एक बार प्रयोग के रूप में की गई थी सीआरसी बीआरसी के रूप में, पर उसमें ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाई शायद क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से अपना काम केवल डाटा कलेक्शन, नामांकन कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, आयु वाइज कितना है, वो सारा आंकड़ों में उलझ गए। आंकड़ों में उलझने की बजाय यदि वास्तव में धरातल पर काम करेंगे तो शायद इसका लाभ मिल सकता है। विद्या भारती जिस संस्थान के बैनर तले हम आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, विद्या भारती में संकुल व्यवस्था है। अभी जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान में विद्या भारती के स्कूलों में संकुल बने हुए हैं। 5 7 10 स्कूलों के ऊपर एक संकुल होता है, संकुल प्रमुख भी होते हैं। उस रेडियस की जो सबसे बड़ी स्कूल है उच्च माध्यमिक स्तर की, वह एक संकुल प्रमुख ऐसा रहता है। उनमें बहुत सारी प्रतियोगिता संकुल स्तर पर होती है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी ये हो सकता है, पहले विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं और बाद में बहुत सारी जो प्रतियोगिता है बच्चों के विकास के लिए वे सारी संकुल स्तर पर भी हम आयोजित कर सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो व्यवस्था है यह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, बालक के विकास की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ बातचीत है तो अपन चर्चा इधर आगे बढ़ा सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि जो आप एप्रीहेंशन है, मैं चाहता हूं कि आदरणीय त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हैं और हम उन्हीं से कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो अभी जो डेटा बोलता है, अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो 2017-18 का जो डेटा है उसके मुताबिक देश में अभी 14.85 मतलब 15 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन जो उच्च माध्यमिक विद्यालय उसकी संख्या 1.25 लाख के आसपास में है। कई सारे क्रिटिक्स भी मानते हैं इस चीज को और बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में हाई स्कूल की संख्या बहुत कम है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो आइडिया है वो बहुत ही नोबल आइडिया है, खास करके शहरों में तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में इसकी काफी मुश्किलें आएगी। सर इस पे काफी चर्चा हुई होगी और आप तो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हैं तो निश्चित तौर से इस पे बहुत विस्तार से सोचा समझा गया होगा। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये जो संख्या कम है, वो भले ही आस पड़ोस के स्कूलों के साथ होंगे लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, फिर वहां पे कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा? मेरे ख्याल से आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो समग्र शिक्षा अभियान जी, उसमें ये विजन है कि 7 to 10 किलोमीटर की रेडियस में एक सेकेंडरी स्कूल, उसकी कोशिशें हो गई। उसमें इधर काफी विस्तार एक्सेस बढ़ाया गया। दूसरे ये संकल्पना नहीं है कि केवल विद्यालय स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएगा। The school complex total point will also go to the school. They will provide services. They will support the teachers. They will bring the children to their own
efforts. So the children and the teachers will come to the school complex level. So there will be no difficulty if you start this program effectively with governmental support system. It will definitely give results, because the leadership role at the school complex is very significant. The leadership, the professional development of teachers is very important. Sending those teachers, expert teachers like music teacher, like other subject teachers, like the sport teacher, they will go to the school. I think in the present context, the distances of schools is not more than 10 to 20 kilometers. So the expert teachers will go to the concerned school and they will provide their support and guidance to the teachers. So it's a very effective model. Let it start. There may be some difficulty in very few areas, in very remote areas. So we try to overcome those difficulties. सारा ध्यान हमें इस बात पे देना है कि बच्चों का निर्माण हो, उसमें कैसे हम जिज्ञासा कौशल विकसित करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सके, उनमें सीखने की उत्सुकता हो, अध्यापकों में उनके प्रति जिज्ञासा शांत करने की अभिरुचि उत्पन्न करें। अगर आप चर्चा करने तो मैं इस समय का लाभ उठाते हुए जरूर ये कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को कम उम्र में सही करने के महत्व को सिखाया जाएगा थ्रू दिस मॉडल। क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या उचित और अनुचित का विवेक उत्पन्न करने का समय होता है। ये जो एडोलेसेंट पीरियड और चाइल्डहुड है, इसमें बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी बुनियाद, अच्छी प्रैक्टिस डालने की आवश्यकता होती है। एंड दैट रोल विल बी डन बाय द स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो उनमें कैसे हिंसा से दूर रहना, कैसे अपने उत्तरदायित्व को समझना, कैसे पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न करना, कैसे राष्ट्रीय भावना का उन्मेष करना, ये बहुत आवश्यक चीजें होती हैं और ये सब स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से संभव है। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि आपको गवर्नेंस मॉडल बदलना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस मॉडल है, इंस्पेक्टोरेट सिस्टम, इंस्पेक्टोरियल सिस्टम, सुपरवाइजरी सिस्टम, दैट द टीचर, the supervisors and the school complex experts have to play the role of friend, philosopher and guide. They will provide support. The difficulties of those areas where the dropout is more than the normal average of the nation. We will have to make concerted efforts there. तो इसलिए चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें आपको बहुत मजबूती से ध्यान देना पड़ेगा। ये मॉडल, इसको प्रारंभ करेंगे कठिनाइयां जहां हो, और हमारा ये विश्वास है कि इन आगामी 3-4 वर्षों में access for secondary education will be provided to the all areas. This is we thought in the beginning that जी सर, आपकी आवाज थोड़ा सा रुक के आ रही है, तो प्लीज थोड़ा सा माइक को आप अपने पास रख लीजिए। अच्छा, हाँ, तो हमारी ये सरकार है कि सेकेंडरी स्कूल हमारे नॉर्म के हिसाब से 7 से 10 किलोमीटर के अंदर अवश्य एक्सेस मिल जाए। तो ये सारी कोशिश है, इसलिए ये मॉडल बहुत इफेक्टिव होगा, ऐसा भरोसा है और ऐसी उम्मीद की जाती है। और कोठारी कमीशन ने बहुत ही
भी सजेस्ट किया था, और उस समय हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। तो ये हमारा गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है, और इसको प्रभावी ढंग से लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और इससे जुड़ा एक और सवाल है, लेकिन मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा कि कैसे, क्योंकि शिक्षा जो है एक राज्य का विशेषाधिकार है, एक तरफ ज्यादातर स्कूल जो है राज्य सरकार के अधीन है, और हर राज्य में ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल एक डिफरेंट तरीके से, जैसे यूपी में अगर कहें तो क्लस्टर सिस्टम है जहाँ पे एनपीआरसी सर्वे सर्वा होते हैं स्कूलों के लेवल पे। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वही क्लस्टर के सारे सर्वे सर्वा होते हैं, इनफैक्ट वो हर चीज में उनकी दखल होती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर वो कैसे इंपैक्ट करता है उस पर थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं संदीप जी से जानना चाहता हूँ कि सर स्कूल कॉम्प्लेक्स के इस आइडिया में आंगनवाड़ी केंद्रों को इंक्लूड किया गया है, उसमें ये भी बातें की गई है, और जैसे खास करके आप देख रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काफी फोकस किया है इस न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और देश में लगभग 14 लाख के आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र को स्कूल के परिसर में ही लाने की कोशिश की, इस तरह की रिकमेंडेशंस भी आए हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स के दायरे में देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि आंगनवाड़ी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, इसका इंटीग्रेशन और प्लस स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस दोनों के बीच के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं, इससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? अभिषेक जी, सामान्यतः धरातल पर अभी जो स्थिति है आंगनवाड़ी केंद्रों की जी वे केवल पोषाहार खिलाने के केंद्र के रूप में बने हुए हैं। बिल्कुल बच्चे आते हैं और जो भी खाना बनता है खा लेते हैं। बहुत कम जगह होगी जहाँ कुछ पढ़ाई होती है, बिल्कुल कुछ खेलना कूदना होता है, या बच्चे आते हैं बस चले जाते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स के दायरे में आने से कई जगह तो स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी आ जाएगी, ये भी प्रस्ताव है। बड़े स्कूल जो हो उस स्कूल के परिसर में ही आंगनवाड़ी चले, और परिसर में नहीं तो कम से कम स्कूल कॉम्प्लेक्स में चलने से उनकी मॉनिटरिंग एक तो अच्छी हो पाएगी। दूसरा, आंगनवाड़ी केंद्र वास्तव में जो इस बात की चर्चा की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बालक के सीखने की जो मैक्सिमम उम्र है वो 6-8 साल तक की है, और अब तक ये जो आयु थी उसकी क्रिएटिविटी की, ये आयु शिक्षा के दायरे से बाहर थी, वो ऐसे ही निकल रही थी। तो अब स्कूल कॉम्प्लेक्स के कारण से या स्कूल के दायरे में आने से आंगनवाड़ी केंद्र, वहां शिक्षा जिसको कहते हैं वो भी कुछ प्रारंभ हो पाएगी। और वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक का स्वरूप है वो पहली कक्षा से ऐसा बना हुआ है कि बच्चा लगातार वो किताबें पढ़ना ही सीख रहा है। पहली कक्षा में आजकल वर्णमाला या अल्फाबेट नहीं आते हैं, सीधे पाठ आते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र यदि शिक्षा केंद्र के ऊपर चलेंगे, कुछ न कुछ वहां भी शिक्षा का प्रारंभ हो जाएगा, तो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है जिसको बोलते हैं नींव, वो नींव अच्छी होकर मजबूत आना शुरू हो जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स के कारण से शिक्षकों का वहां जाना शुरू हो जाएगा। जिस भी शिक्षक के चार्ज में वो आंगनवाड़ी केंद्र की मॉनिटरिंग आएगी, वह शिक्षक भी वहां की शिक्षा की चर्चा भी करेगा, वहां बच्चों का कुछ न कुछ ज्ञानात्मक, संवेगात्मक ये सब बातें हो वाला केंद्र। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के कारण से आंगनवाड़ी केंद्र और मजबूत होंगे। आंगनवाड़ी की पीछे कल्पना थी कि सरकारी स्कूल का, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, बच्चा एलकेजी यूकेजी पास करके आता है, तो जब पहली कक्षा में आता है तो बहुत कुछ जानने वाला होता है। सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं थी। अब नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी एजुकेशन की चर्चा की गई है, और एनईपी के और आंगनवाड़ी को स्कूल कॉम्प्लेक्स में लेने के कारण से सरकारी स्कूल में भी जो पहली कक्षा में बच्चा आएगा वो बहुत कुछ पढ़कर आएगा, कुछ सीख कर आएगा, जानने समझने वाला बच्चा होगा। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट से आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होंगे और उनके काम को लाभ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स के आइडिया से हमें इस चीज के लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है कि जो छोटे बच्चे जिसके बारे में आप बता रहे थे कि न्यूट्रिशन, और मैं तो बोलता हूँ थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके बोलूं कि पोषाहार के साथ साथ में बच्चों को इंगेज कैसे किया जाए, इंगेजमेंट। तो न्यूट्रिशन आइटम जो देते हैं लोग अपने घर के लिए बच्चों को देते हैं, और मनोरंजन, इसके आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात को इंश्योर करने की एक परिकल्पना की है कि जहां पे हमारे छोटे बच्चे, खास करके 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग वाले, उनका शिक्षा का भी विषय पे ध्यान दिया जाएगा। उस पर काफी चीजें बातें हुई है। त्रिपाठी सर, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते काफी बहुत ही क्लोजली स्कूल एजुकेशन को आपने देखा, और माइंडसेट को भी सर बहुत अच्छे से आप जानते हैं। रिसोर्स का कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसमें टीचर्स का भी बात आता है कि टीचर्स का भी शेयरिंग होगा उसमें, है ना सर?
जी जी। तो टीचर्स की शेयरिंग में सर एक सवाल उठता है कि जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों का जो एक ओरिएंटेशन है, जो उनका पेडागोजी है, वो सब अलग अलग डिफरेंट है। और अभी आप यूपी में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाली कमेटी के सदस्य भी हैं सर, आप उसमें एक अहम भूमिका में। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो शिक्षक प्राइमरी का शिक्षक वो कैसे हायर सेकेंडरी में पढ़ाने जाएगा, और जो हायर सेकेंडरी का स्कूल है वो कैसे प्राइमरी में पढ़ाने जाएगा। क्या ये कोई ये वाला चक्कर नहीं आ गया कि अरे हम कैसे जाए वहां प्राइमरी में पढ़ाने, और प्राइमरी वाले ये सोच के हायर सेकेंडरी में जाए कि जहां पे ये फील हो कि हम कैसे, ये चीजें देखने को मिलती है सर। इस चीज को टैकल कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा है सर? कैसे ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, क्या होगा फॉर्मूला? क्या ऐसा होगा कि जहाँ पे शिक्षक कम है वहां पे लोग जो हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स के मॉडल में वहां पे शिक्षक जाके पढ़ाएंगे, क्या होगा सर? इसको कैसे देख रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन खास करके शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य से? अभिषेक जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। और आपने प्रारंभ में कहा था कि राज्यों का नहीं, ये बात आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के लिए ये आवश्यक है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करें, पॉलिसी। देखिए, आप जानते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, नौकरशाही परिवर्तन के पक्ष में नहीं होती है। नौकरशाही यथास्थिति वाली होती है, वो करना चाहती है और चेंजेस नहीं करना चाहती है। लेकिन ये काम हम लीडरशिप का है, जो वहां कितना प्रभावकारी हो रहा है, किस सीमा तक लागू किया गया। जहां तक ये आपकी बात है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर कैसे, एक्चुअली जो रिसोर्स सपोर्ट है, रिसोर्स पर्संस विल बी प्रोवाइडेड एट द स्कूल लेवल। ये बहुत जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग गाइड सिस्टम चालू रहे। ये एग्जिस्टिंग गाइड सिस्टम इट मे बी रिप्लेस्ड। वहां जो एक्सपर्ट्स हैं पेडागोजी के, वहां जो टीचिंग लर्निंग के, सर्विस ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो सपोर्ट है, दे शुड बी अटैच्ड विद द स्कूल कॉम्प्लेक्स। उनको समय समय पे उनकी जिम्मेदारी होगी। तो जो जिसको आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, यही तो है। All the available resources को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो हमको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के जरिए ये ध्यान में रखना है कि जो जितना भी हमारे पास रिपोर्ट, कोई इस तरह का अलगाव नहीं है कि ये यहाँ नहीं जा सकते हैं, they have to go। और जो अभी आप उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की बात कर रहे थे कि यहाँ जो वर्तमान, हमने अभी पिछले दिनों एक सवाल उठाया कि क्या बात है कि हमने सब कुछ दिया, हमने टीचर्स दिए, हमने स्कूल बिल्डिंग दी है, हमने सफाई दी है, हम पैसे भी देते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी दिया, सब कुछ दिया, पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या लर्निंग अचीवमेंट नहीं बढ़ रहा? वजह क्या है? उन कारणों का अध्ययन करना है, जरूरी है। क्या हम पढ़ाई पर, टीचर टॉट इंटरैक्शन पर कम समय दे रहे हैं और फोकस नहीं कर रहे हैं? हम सूचना संकलन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? ये बातें सोचनी होंगी। इतना सूचनाएं संकलित करके अध्यापक उसी में अपनी ड्यूटी समझ लेता है कि हमने ये सूचना देती, हमने ये सूचना देती, हमने ये सूचना देती, सब सूचनाएं होगी। तो इसको कम करना पड़ेगा, इस प्रभाव को। अच्छा, वहां जो सुपरवाइजरी सिस्टम है वो सारा एंगेज कर लेता है, तो इन चीजों में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन केवल अपने हमारे सुझावों से नहीं होने वाला, स्थान पर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करने के लिए बदलाव आने पड़ेगा। हर लेवल पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल स्केर्स रिसोर्सेज कैसे करें। दूसरे संस्थाओं में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन,
करना होगा। हमको ये ध्यान देना आवश्यक है कि बदलाव किस गति से हो रहा। हम अपने हिसाब से कम से कम बदलाव करें, उसी में से थोड़ा बहुत कर दे। बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलाव की संवाहक है, इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार को जिनका ये गाइडेंस है, जिनका समर्थन है, जिनका निर्देश है कि हमें लागू करना है। अभी चर्चा में लोगों को संदेह था अभी पार्लियामेंट में, दिस इज नॉट फाइनल, इट हैज टू गो टू पार्लियामेंट। नो, it has been set for the implementation। तो हमको ये देखना बहुत आवश्यक हो गया है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स की इस सुविधा को लागू करने में हम कितना ध्यान देते हैं। हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग उत्तर प्रदेश का जो निरीक्षण पद्धति है, जिसको सुपरविजन सिस्टम कहते हैं, ये अनुत्पादक है। कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अनुत्पादक चीजें हैं, जो रुकावट डालती है, उसको और दूर करने के बजाय रुकावट पैदा करती है, उन रुकावटों को दूर करना पड़ेगा। तो ये बड़े बदलावों की तरफ हमें आगे जाना पड़ेगा। ये मात्र वार्तालाप से नहीं चलने वाला। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत सारे बात पूछा दिया है, लेकिन जो दोस्त हुआ इंस्ट्रूमेंटल फॉर चेंज, अगर इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट ऑडिटेड, कितना किया, क्या बदलाव होगा, कैसे लागू होगा, कैसे ये प्रभावी होगा, तब तक कुछ होने वाला है। ये इसमें बड़ा सोच विचार के चिंतन किया गया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे बड़े को 20 बार बहुत महान इसको पारित किया है। इसलिए बहुत प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बने, सब हमारी नई पीढ़ी को कैसे बनाए जो हमारी लोग को आसक्ति से दूर इतना नजदीक न है। अनासक्त भाव पॉलिसी में जगह आपने देखा होगा, जिसका उत्तर में लिखा गया, अनासक्त भाव कैसे लाए बच्चों में। इतनी ज्यादा भौतिकता से आगे बढ़ने के साथ साथ हमको ध्यान में रखना होगा कि हमें इस अपने जो हमारा प्राचीन शाश्वत संदेश है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, कि हम लोगों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, ये तंबाकू के सेवन से दूर रहे, हम बुरी आदतों से कैसे दूर रहे, ये चीजें लानी पड़ेंगी नई पीढ़ी के निर्माण। और मैं समझता हूँ कि इसको इम्प्रेस अपॉन करना पड़ेगा अपने लोगों को कि हम कैसे इस प्रभावकारी परिवर्तन के और भी जो आपके सवाल होंगे चर्चा करेंगे, आगे भी यथावश्यक चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि इसको भली प्रकार से है। अभी जब हायर एजुकेशन की चर्चा होगी तो अभी उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की बात कही गई। अब बड़ी पिछले दिनों मैंने एक चर्चा में उठाया था लोगों से कि भाई कैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए, कैसे लीडरशिप में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाने के लिए लीडरशिप कैसे विकसित करें, कैसे हायर एजुकेशन में लीडरशिप के लेवल पे अपॉइंटमेंट कैसे हो। बहुत सारी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती है, तो ध्यान में देना होगा कि हम कैसे इसको परिवर्तन के रूप में, अवसर के रूप में जिसको कहा जाता है, कैसे ला सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, और आपका ये जी सर, काफी महत्वपूर्ण विषय आपने रखा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे, क्योंकि ये सच में एक कॉम्प्लेक्स विषय है, स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है बहुत आसान नहीं है और बहुत आसानी से नहीं समझ में आने वाला विषय है। और जब आप इसको पढ़ेंगे, खास करके जो ड्राफ्ट में जो बातें लिखी हुई काफी इलोबरेट किया गया है,
जो हमारा फाइनल वर्जन आया है उसमें थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको दोनों को देखना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग मॉडल को भी परखना पड़ेगा अगर आप स्कूल कॉम्प्लेक्स को समझना चाहते हैं, इसकी प्रासंगिकता को समझना चाहते हैं। मेरा एक सवाल संदीप से, और मैं चाहूंगा कि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बाकियों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है स्कूल कॉम्प्लेक्स को लेकर, दो हमारे साथ वक्ता मौजूद है और दोनों लोग इस चीज के साथ काफी इंटीग्रेटेड हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इस पे सोच रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपके कुछ सवाल हमारे पास आएंगे। जब तक आपके सवाल आते हैं, संदीप जी से एक सवाल है कि सर स्कूल कॉम्प्लेक्स में, जैसे सर ने बताया, त्रिपाठी सर ने, कि ये केवल स्कूल का ही कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सोशल भी, एक सोसाइटी को भी इंटीग्रेट करने की बातें की गई है। स्कूलों का इंटीग्रेशन ही नहीं है, सोसाइटी का भी इंटीग्रेशन है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें सोसाइटी का बहुत कम पार्टिसिपेशन है। भारत में मान्यता है कि शिक्षा समाज का विषय होना चाहिए और इसलिए ट्रस्टीशिप के मॉडल पे भारत के तमाम स्कूल 80 के दशक तक चलते रहे हैं। अब इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें समाज की भूमिका को बहुत जगह दी गई है। हर चीज में समाज को एक प्रासंगिक बनाने की कोशिश की। केवल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से चीजें नहीं चलेगी, केवल शिक्षक नहीं स्कूल को चलाएंगे, समाज भी रहेगा शामिल। आप इस चीज को, बदलाव को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है बतौर शिक्षक की क्या करने की जरूरत है? क्या ऐसे बिहेवियर वाला पार्ट देखते हैं, क्या एक्शनेबल पार्ट देखते हैं कि करने की जरूरत है, ताकि सच में इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के मॉडल को हम एक फलीभूत होता हुआ देख पाए? अभिषेक जी, जब जागो तो सवेरा, ऐसा कहा जाता है। तो शायद अंग्रेजों के आने से पहले देश में शिक्षा विभाग जैसी कोई चीज नहीं थी। शिक्षा समाज आधारित ही रही है। और सामान्य रूप से देखें तो जो गुरुकुल पद्धति है, उसके बाद की जो पद्धति है, वो शिक्षा निजी क्षेत्र के हाथों में बहुत रही है। शिक्षा समाज से जुड़ी रही लगातार, और समाज ही शिक्षा का, शिक्षकों का पालन पोषण करता रहा है। इसलिए एक बीच में दौर आया था जब शिक्षा पूरी तरह सरकारीकृत हो गई थी, और 2020 में फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा समाज व्यापी हो रहा है और समाज शिक्षा व्यापी हो रहा है। दोनों का अंतर संबंध प्रगाढ़ होने जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। उसको बहुत पॉजिटिव पे लेना चाहिए कि भारतीय शिक्षा जिसकी दुनिया भर में मान्यता रही है, वह भारतीय शिक्षा पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगी। बीच के काल में जब समाज शिक्षा से दूर हुआ, शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र के भरोसे डाल दी गई, तो बहुत गिरावटें भी आई है। शिक्षा विभाग जैसी ऑफिशियल कंसेप्ट होने से पहले देश में शिक्षा के जो आंकड़े रहे हैं, आदरणीय धर्मपाल जी ने जो लिखे आंकड़े, भारतीय शिक्षा का स्वर्णिम वृक्ष, तो 1830 के आसपास देश की साक्षरता 97% है, 97% लिटरेसी रेट है हमारी यहाँ की। वो तब थी जब शिक्षा समाज आधारित थी। बीच में ये सब होने के कारण से 1947 में हमारी साक्षरता 17% तक भी आई है और फिर बढ़ी है। और जैसे ही शिक्षा में समाज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो शिक्षा को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, क्योंकि विद्यालय वास्तव में सामाजिक चेतना के केंद्र हैं, होने ही चाहिए। समाज में जितना बदलाव होना है वह सब विद्यालयों के रास्ते से होकर ही गुजरेगा। अब तक बहुत सारे प्रयत्न किए गए होंगे मगर सफल नहीं हुए या कम सफल हुए। कारण ये रहा है कि उस सब में शिक्षा को गौण किया गया, शिक्षा को केवल व्हाइट कॉलर जॉब तक छोड़ दिया गया। अब नई इस नीति के अंतर्गत एक बात कही, बड़ी जबरदस्त बात की गई है, कौशल विकास की। जब कौशल विकास करना है तो कौशल विकास के इतने प्रकार के अध्यापक हर स्कूल में होंगे जरूर नहीं है, किंतु हर बच्चे के लिए अभी सेंट्रल लेवल पर ऑर्डर भी आ गया है, सप्ताह में, महीने में 10 दिन बिना बैग के पढ़ना है। महीने में 10 दिन बिना बैग के पढ़ना, अर्थात क्या करना है, तो कौशल विकास करना है। कौशल विकास कहाँ करेगा? वो समाज में करने वाला है। समाज में कोई व्यक्ति टेलरिंग का कार्य करता है तो उसको बुलाकर सीखना है या उसके वहां जाकर सीखना है। चाहे मूर्ति बनाने का कार्य हो, चाहे शिल्प कला का कार्य है, चाहे लकड़ी का कार्य है, चाहे मकान निर्माण का कार्य है, जितने प्रकार की कलाएं हैं वो सभी समाज आधारित होने वाली है। इसलिए समाज का इन्वॉल्वमेंट शिक्षा में जबरदस्त बढ़ेगा। समाज अपनी जिम्मेदारी समझेगा। समाज के मन में ये भाव आने वाला है कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए जो स्कूल कॉम्प्लेक्स वाला विषय है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास की जो बात की गई है, समाज से जुड़ाव की बात की गई, इसलिए वास्तव में सोशल इम्पैक्ट बढ़ेगा ही इससे। और ये शिक्षा के लिए भी, समाज के लिए भी, बच्चे के लिए भी, शिक्षक के लिए भी, सबके लिए लाभदायक है। सामान्य भाषा में कहें तो एक ही साधे सब सजे। एक चीज को साध लेंगे तो सारी चीज अपने आप हो जाएगी। और कई बार ये बात चलती भी है, आदरणीय अतुल भाई भी कहते हैं कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था आदरणीय त्रिपाठी जी से, वो सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि शिक्षकों का माइंडसेट कैसे बदला जाएगा। कई बार ये विषय रहता है, फर्स्ट ग्रेड सीधे सेकेंडरी पढ़ाने वाला व्यक्ति सोचता है मैं प्राइमरी में क्यों पढ़ाऊं,
या प्राइमरी में जो पढ़ा रहा है उसको जब कहा जाएगा 11th 12th में कुछ पढ़ाना है, उसको लगता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है उसके मन में, मैं तो थर्ड ग्रेड का व्यक्ति हूँ, तृतीय श्रेणी का व्यक्ति हूँ, मैं वहां कैसे पढ़ाऊंगा। और जो सुपरविजन करने की जो बात की आदरणीय त्रिपाठी जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विद्यालय में जो सुपरविजन हो रहा है वो इस रूप में होता है कि हम वहाँ एज अफसर जा रहे हैं। हमारी एक योजना चली थी बीच में, शिक्षा संबल अभियान, उसका इतना हवा था कि लोग डरते थे, जो आएगा वो एकदम अंग्रेजों के जमाने के जेलर के मूड में, ये कहा है वो कहा है, वो एक फाइल रखो उससे पहले 3 फाइल और मांग लेगा आदमी, अच्छा ये कहा, अच्छा वो कहा है, आदमी डरता था। एक बार मेरे स्कूल में शिक्षा मंत्री आए हुए थे राजस्थान के, वो गलियारा देखने के लिए आए हुए थे, हम बैठे चर्चा कर रहे थे, तो उससे मैंने एक सुझाव दिया उनको कि जैसा आप शिक्षा संबल अभियान चलाते हैं, इतना सारा कागज मांगते हैं, आंकड़े मांगते हैं, एक अभियान ऐसा हो, टैलेंट सर्च अभियान। आपका जो भी अधिकारी आएगा स्कूल देखने के लिए, वो स्कूल में पूछे स्कूल में सबसे अच्छे हैंडराइटिंग वाले 10 बच्चे कौन से हैं, उनको बाहर लाइए, उनकी कॉपी चेक करेंगे। स्कूल में 10 अच्छे बच्चे कौन से जो गीत अच्छा गाते हैं, कभी उनको भी देखो ना। स्कूल में बहुत से दौड़ने वाले कौन से बच्चे हैं, कुश्ती का पहलवान कौन सा है, मैं कई बार करा था प्राइवेट स्कूलों में, एक पीरियड लास्ट में कुश्ती खेलना, खेलो बच्चे बुलाए ग्राउंड में कुश्ती खेलो, तो वो भी तो तरीका है ना शिक्षा का। बीच के कालखंड में, अगले कालखंड में ये जो एक कार्टून चलता है कई बार, एक मछली भी है, एक हाथी भी है, एक बंदर भी है, तीनों एक लाइन में है, तीनों की एक ऐसी परीक्षा है, पेड़ पे चढ़ो, बंदर एक्सपर्ट चढ़ जाएगा, मछली नहीं चढ़ेगी। तीनों की वही परीक्षा ले रहे हैं आप कि तैर के दिखाओ, मछली तैर लेगी, हाथी नहीं तैरेगा। तो शिक्षा में बालक की जो बात चलती है कि हर बालक में कोई ना कोई विशेषता है, तो स्कूल कॉम्प्लेक्स उन सारी विशेषताओं को समाज के सामने लाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। और अनेक जो विशेषता है बालकों की, वो सब इस माध्यम से बाहर आएगी जब हम शिक्षा का दृष्टिकोण व्यापक करेंगे। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा केवल बस्ता ही नहीं है, सिलेबस पूरा करना ही शिक्षा नहीं है। जिस दिन ये माइंडसेट सेट हो जाएगा हमारा, हम नए मूड में आ जाएंगे, तो शिक्षा का भी बहुत व्यापक प्रभाव बढ़ेगा समाज के अंदर, और बच्चों की भी जो सर्वांगीण उन्नति है वो होने वाली है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण विषय संदीप जी, और सच कहें तो ये बहुत क्लोज टू माय हार्ट टाइप का है विषय, कि जो हमारे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जो बातें होती है, कि जो एक ऑफिसर जो इसके लिए रिक्रूट किए जाते हैं, जो अभी है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बल्कि और वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि वो एडवाइजर की तरह करें। और सर ये जो स्पेशली त्रिपाठी सर से मेरा जानना है, और इसके बाद एक और सवाल है, उसके बाद अगर कोई सवाल आएगा तो फिर हम, नहीं आएगा तो हम इसको क्लोजर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो मॉडल जिसके बारे में संदीप जी बता रहे थे, कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल एक तरह से गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। मैं इसको रिसोर्स की यूटिलाइजेशन ज्यादा एक गवर्निंग सिस्टम को लोकल लेवल पे मजबूत करने का एक सिस्टम मानता हूं सर, एक और डिमांड उठ रही थी वो कि शिक्षा में खास करके ये जो हम बोलते हैं ना मिडिल मैनेजर्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे स्कूल के लीडर के अलावा, चाहे वो क्लस्टर लेवल पे हो, या वो हम इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स, या ब्लॉक लेवल हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके लेवल पे जो गवर्नेंस मॉडल में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट और प्लस एकेडमिक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और एक डिमांड भी उठ रही थी कि देश में जैसे यूपीएससी में अलग अलग लोगों का सिलेक्शन होता है, एक शिक्षा के लिए भी एक अलग संवर्ग हो राष्ट्रीय स्तर का, और वो रिस्पॉन्सिबल हो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर को वही लोग हो, और जो क्लस्टर लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी हो, जो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में एकेडमिक एक समझ रखता हो, केवल वो कागजी बातें न रखता हो। सर इसके राउंड में भी बहुत सारी बातें हुई होगी, आपका क्या थॉट है इसके बारे में, चर्चा हुई थी क्या, क्यों नहीं माना गया, ये भी एक सवाल आ रहा था लोगों का। हाँ, हेलो जी 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 सर, चर्चा हुई थी, रिकमेंडेशन भी की गई थी, लेकिन आप जानते हैं जो आवाज नहीं आ रही सर। एग्जिस्टिंग आईएएस कम्युनिटी है, वो नहीं चाहेगी कि ऐसा हो जी। ये तो पिछली पॉलिसी में भी था कि शिक्षा आईईएस बनेगा, 1986 की पॉलिसी में, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और इस बार भी चर्चा हुई थी, लेकिन ये नहीं चाहते हैं ना। और भी बहुत ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो हट गई है, कि जो ऊपर के लेवल पर एजुकेशन का आदमी, 2 लेवल पे जो सेक्रेटरी हो वो टेक्नोक्रेट हो, वो चीजें कहने से कुछ फायदा नहीं। देखिए, ये जो मिडिल मैन की बात की है, ये एक तरह का बहुत सिस्टम
दूषित सिस्टम प्रणाली विकसित हुई, इसको रिमूव करना, ये ध्यान में देना पड़ेगा कि ये सारे लोग हैं, दोस्त हु आर नॉट academicians. The present concept is to provide academic support to teachers when they are facing any methodology difficulty or in any difficulty regarding the learning achievement, or those who are not understanding the hard spots of the content, they will go and provide academic support. The environment of providing support should be friendly, supportive. It should not be authoritarian. और जैसा अभी चर्चा की है जोशी जी ने कि जो वर्तमान में स्थिति है वो पूछते जाता है ये कहा हाजिरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना बच्चों के मध्य जो शिक्षा अधिगम का संवाद है, जो ट्रांजैक्शनल वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर 2-3 घंटे पढ़ा देगा तो लग के बच्चों के साथ में और उनकी कठिनाइयों का निराकरण कर देगा तो बेहतर होगा। हाजिरी पर उतना जोर देने के बजाय हाजिरी तो शिक्षक अगर अच्छा शिक्षक बनाएंगे हाजिरी तो अपने आप होने वाली है। शिक्षक में कमिटमेंट ही पैदा करना प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। We have to create a commitment among the teachers. हमारे बच्चे को नहीं आता, हमारी चिंता है, आना चाहिए। तो ये ना अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे संदीप जी कि लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इट इज द बिगिनिंग, इट इज ओनली द मींस व्हेन द men and women can be educated. शिक्षा देना उनको उदार चरित्र बनाना, उनके चिंतन को विकसित करना है, उनमें सद्भावना पैदा करना है, उनमें स्वतंत्रता, समानता, परोपकार, सहअस्तित्व के भाव पैदा करने, ये बच्चों में नई पीढ़ी में पैदा करने, उजागर करने। और ये जो हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स इसके जरिए हो सकता है। अगर मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ता हूँ, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस सुधरेगा, अधिक कुशल बनेगा। जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल अथॉरिटी है क्लस्टर के बाहर, उनको अधिकार दिया जाएगा, उनको स्वायत्तता दी जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक अधिकार हर स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। दे विल बी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ दैट स्कूल कॉम्प्लेक्स। वहां अथॉरिटी नहीं रहेगी। आप तो जगह जगह देखते होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और कि कितना अथॉरिटेटिव कॉन्शियसनेस है हमारे लोगों में, हमारे सिस्टम में, उसको डाइल्यूट करना। और जब से ये 82-83 बने हैं तब से तो ये जैसे कह रहे हो आप, मिडिल मैन का रोल करने लगे हैं। एक हमारे मंत्री हुआ करते थे, उनको कहते थे इनको खत्म कर दो, हुआ नहीं खत्म, क्योंकि वहां जो ऊपर से जो सिस्टम आ गया है वही सब लागू होने वाला है। तो इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि 8 ये जो पॉलिसी अंग्रेजी डॉक्यूमेंट है 8.56, 8.1 ऑनवर्ड, आप इसको इम्प्लीमेंट कराने की दिशा में चर्चा करते रहिए। बिल्कुल सिस्टम। सर, एक आखिरी क्वेश्चन जो हम जानना चाहते हैं, और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सरकारी स्कूलों की बात नहीं करती। नो बिल्कुल, पूरा एक स्कूली सिस्टम की बात करती है। और देश में सर 65% स्कूल है सरकारी है, बाकी के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो सर, ये इंटीग्रेशन का कैसे होगा? और दूसरा कि इसका आर्थिक मॉडल क्या होगा? क्योंकि एक फेसबुक पे हमारे जो दर्शक है उन्होंने पूछा कि शेषाद्री डांगे जी हैं, उन्होंने कहा कि इसका आर्थिक संरचना क्या होगा, क्योंकि रिसोर्स कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, रिसोर्स नहीं रहेंगे। और अभी भी रिसोर्स का मैं डेटा यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बहुत बुरी स्थिति है सर, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उत्तर प्रदेश में अभी शासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 1 लाख से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प हुआ है और भौतिक संरचना का विकास हो रहा है। कई राज्यों ने
ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स अपनाए, जैसे राजस्थान में विवेकानंद विद्यालय खोले गए हर पंचायत में, लेकिन आज भी काफी रिसोर्सेस की कमी है सर। तो आर्थिक रचना क्या होगी, और ये प्राइवेट और सरकारी का जो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए वो कैसे देखते हैं सर? ये एक विषय है जो सवाल आ रहा था। जी हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे आर्थिक संरचना होगी। देखिए, प्राइवेट एक जो सिस्टम है उसको हम बंद नहीं कर सकते। जैसे हम जानते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा समाज के हाथों में रही। अगर अगर हेलो 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 जी सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है सर। तो समाज के हाथों में रही है। अगर मैं आपको जैसे भी चर्चा कर रहे थे, एक विलियम एडम की रिपोर्ट है 1835, 1836 और 1838 में बंगाल और बिहार की शिक्षा का सर्वेक्षण किया था उन्होंने, और बहुत अच्छी स्थिति उन दिनों थी। उस समय एक वो द्वंद्व चल रहा था, प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा। तो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में जो धारणा उत्पन्न हुई वो उसमें विलियम एडम सपोर्टेड थी कि हमारे बंगाल बिहार की शिक्षा बहुत भी अच्छी व्यवस्था है। उस समय कैसे कैसे गांव के लोग सारी शिक्षा की व्यवस्था करते थे और सारा भार वित्तीय भार वहन करते थे। तो जो प्राइवेट सिस्टम है ये तो जरूरी भी है, क्योंकि हमको सरकारी सिस्टम को चैलेंज भी तो मिलना चाहिए, एक चुनौती भी मिलना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए कि वो अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उनके टीचर को 20,000 15,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, हमारे टीचर को मिलते हैं 60,000। क्यों फर्क नहीं है? क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो रहा? और जो दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये क्या करते हैं? ये मिडिल मैन को सपोर्ट के जरिए चलते हैं भाई। क्यों टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्कूल परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नहीं होता? तो उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। और जो 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 जिसको इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसको सुपरवाइजर कहते हैं, दे शुड आल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आपने क्या किया? क्यों नहीं बच्चों का लर्निंग लेवल ठीक हुआ? तो ये बहुत आवश्यक है। और अगर कम पैसे में, मैं जिले मंडल के स्तर पर अधिकारी था तो मैं कहा करता था कि कम पैसे में ज्यादा पढ़ाई होती है, तो ज्यादा पैसे में कम पढ़ाई क्यों हो और क्यों हम चलने दें? भाई इंपॉर्टेंट है बच्चे का लर्निंग लेवल। हमारे लिए किसी को ज्यादा तनख्वाह देना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और जो मैं कहता हूं संवेगात्मक विकास। यानी जो मैं इस बात पे हमेशा बल देता हूं कि बच्चों में क्रोध, त्याग, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, इन सब का संतुलित विकास होना बहुत जरूरी है। अगर क्लासरूम में ये नहीं हुआ तो हम समझिए कि पीढ़ी को अच्छा चरित्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए बैलेंस्ड इमोशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। इमोशन शब्द बना है इसी से कि जिससे कि उत्तेजना न भड़के, बच्चे के व्यवहार में उत्तेजना की कमी हो। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, ये अगर सही ढंग से लागू हुआ तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों का विकास होगा। वहां पर जो पठन पाठन की, जिसको शिक्षणेतर और या पाठ्यसहगामी क्रियाएं कहते थे, उनका भी विकास होगा। अर्थात खेलकूद, संगीत और दूसरे सारे जो इनेट फैकल्टीज है जो हमारे अंदर व्याप्त हैं। पहले के मनोवैज्ञानिकों का विश्वास था कि चिंतन, तर्क, कल्पना, निर्णय शक्ति का हम विकास कर सकते हैं, उन फैकल्टी डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये इस योजना को भली प्रकार से हमें लागू करने के लिए तत्पर होना है
और ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संदेश हमको कारगर ढंग से लागू करना है। इन भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और चूंकि हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आए हैं इस जो हमारे साथ जुड़े हैं पार्टिसिपेंट, अगर अभी भी किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप हमें बता सकते हैं, अन्यथा हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और चूंकि काफी एक कॉम्प्लेक्स विषय पर बहुत ही यूं कहें कि हमारी समझ बढ़ाने में आप दोनों ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हमें से किसी के पास कोई सवाल है क्या? अगर है तो आप एक बार हैंड रेज करके फिर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू जी, ठीक है। तो हम इस बात अनुराग जी की इजाजत से थोड़ा इसको क्लोजर की तरफ ले जाते हैं। अनुराग जी, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमें बता सकते हैं। परफेक्ट। स्कूल कॉम्प्लेक्स के एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि पूरे स्कूल एजुकेशन में मुझे लगता है विद्यालय शिक्षा में स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पे हम जान रहे हैं अभी, और इसे एक बड़े बदलाव की बुनियाद रखी जानी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो मैं प्राउडली बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने से पहले की जो पूर्व तैयारी है वो की है। उसमें 3-4 चीजें जो मैं बताना चाहता हूं कि समग्र शिक्षा को लाना, ताकि एक इंटीग्रेशन हो, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मिडिल, जो हायर सेकेंडरी, सब एक मिलकर काम करे। शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा का एक लाना हो, चाहे विद्यालय को आर्थिक संसाधनों से लैस करना हो। पहले 5,000 10,000 मिला करते थे कंटीजेंसी फंड में, अभी तो जिनके पास जितने बच्चे हैं, अभी कई सारे स्कूलों को तो लाख रुपए से भी ज्यादा मिल रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में खेल कूद के लिए स्कूलों को पैसे मिले, लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसे मिले, और नो डाउट मिड डे मील पे तो हमारी पूरी बजट का 20% खर्च हो ही रहा है। इसके अलावा भी चूंकि अभी नीति आयोग के जो कार्यक्रम चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 112 जिलों में हर स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो, खास करके 12वीं तक के स्कूलों में, उसको लेकर काफी फोकस कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, साथ ही साथ में एक व्यवहारिक बदलाव की भी शुरुआत हो रही है कई तरह के प्रयासों के माध्यम से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम जो अभियान चल रहे हैं, समाज को भी इन्वॉल्व करने की कोशिशें हो रही है। इन सबका एक परिणाम स्कूल कॉम्प्लेक्स के इस आइडिया के साथ होने वाला है। बस ये है कि हम सब जिस जिस कैपेसिटी में है समाज का प्रबोधन करने में, और स्कूल के सहयोगी के नाते, मैं कई बार बोलता हूं कि सरकारी स्कूलों को समर्थक चाहिए आज के दिन में खास करके, और विद्यालय शिक्षा को समर्थक चाहिए। समर्थन मतलब सोशल मीडिया का समर्थन नहीं, स्कूलों को सच में उनको विकास करने में उनके साथ मिलने का। और इसकी सरकार ने कई सारी स्कीम भी चलाए थे, कई कार्यक्रम भी चलाए थे। विद्यांजलि कार्यक्रम चला था जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह किया गया था कि आप विद्यालयों के साथ जुड़े। तो हमें सबका एक संकल्प होना चाहिए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में हम सहयोगी बने और विद्यालयों के साथी बने, और सब साथी बन के इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सफल बनाएंगे, और देश को विश्व गुरु बनाने का जो एक संकल्प है उसको हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आभार करना चाहता हूं विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान का कि इस बातचीत को आयोजित करने में आपने मुझे मौका दिया। और सबसे ज्यादा आभार आदरणीय त्रिपाठी सर का, आदरणीय संदीप जोशी जी का, कि आपने समय निकाला और हम सबका प्रबोधन किया। और नो डाउट ये जो हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े थे देश के अलग अलग भागों से, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कि उम्मीद है कि ये चर्चा आपको सार्थक लगी होगी और कुछ न कुछ ऐसे विषय भी ध्यान में आए होंगे जिन पे हम सबको साथ मिलकर सोचना करना है। ओवर टू अनुराग जी। अनुराग जी। जी भाई साहब, मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सत्र रहा है वो पूर्णतः से सक्सेसफुल है, क्योंकि जिस टॉपिक पे अभी तक बहुत ज्यादा चर्चाएं इंटरनेट पे मैंने भी खंगाली, लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसे विषय पे भी बहुत ज्यादा वेबिनार नहीं है। तो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है इस स्पेशल टॉपिक की
कहीं ना कहीं एक जानकारी हमें आदरणीय के एम त्रिपाठी जी और संदीप जोशी से मिल पाई। मैं विद्या भारती की ओर से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ अभिषेक रंजन जी को भी धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला इस प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आज के स्पीकर आदरणीय संदीप जोशी जी का एवं के एम त्रिपाठी जी का। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शांति मंत्र की ओर बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्कार सभी को। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम की वीडियो फेसबुक पे उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार।